नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी हाल की घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है 24 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ वो विशाल विरोध प्रदर्शन। हाँ, ये कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की परीक्षाओं से जुड़ा था। और ये कोई छोटा-मोटा जमावड़ा नहीं था। इसे छात्र महाआंदोलन का नाम दिया गया और इसमें सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर से हजारों छात्र और अहम बात यह है कि उनके शिक्षक भी शामिल हुए थे। देखिए, हमारी आज की जो ये बातचीत है, ये कई जाने-माने स्रोतों पर आधारित है। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों की रिपोर्ट्स देखे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था उसको भी देखा है। और इस पूरे मामले को मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए विकिपीडिया से भी जानकारी ली है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर समझें कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन हुआ क्यों? जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र, शिक्षक, उनकी असल चिंताएं क्या थीं? उनकी मुख्य मांगे क्या थीं? कि उस दिन हुआ क्या? रामलीला मैदान जो दिल्ली में मतलब कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, इस बार छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा था। देश भर से लोग आए थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में एकजुट हुए और इसे नाम दिया छात्र महाआंदोलन। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ छात्रों की ही लड़ाई नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है। इस आंदोलन को सिर्फ छात्रों का ही नहीं, बल्कि कई जाने-माने मतलब लोकप्रिय शिक्षकों का भी पूरा समर्थन था। हमारे सोर्सेज में खास तौर पर नीतू मैम और आदित्य रंजन सर जैसे शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी का जिक्र है। उनका इसमें शामिल होना ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर था, कितना गहरा था। ये सिर्फ कुछ नाराज छात्रों का समूह नहीं था। ये असल में शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी चिंता को सामने ला रहा था। एक ऐसी समस्या जिस पर अनुभवी शिक्षकों को भी लगा कि भाई बोलना जरूरी है। हाँ, इससे आंदोलन को एक नैतिक बल भी मिला, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मतलब आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने इन हजारों लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया? उनकी मुख्य मांगे क्या थीं? शिकायतें क्या थीं? स्रोतों को देखें तो कई कई गंभीर मुद्दे सामने आते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे फैला हुआ मुद्दा था परीक्षा आयोजित करने के तरीके में भारी कुप्रबंधन। कई स्रोतों में इसके लिए प्रवंचना शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। मतलब एक तरह की गंभीर लापरवाही या शायद धोखाधड़ी का इशारा। इसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चूकें होना, प्रश्न पत्रों में गंभीर गलतियां मिलना, जो आंसर कीज जारी हुई उनमें भारी विसंगतियां होना, और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, मेरिट लिस्ट जारी करने में बेवजह की लंबी देरी। ये सब चीजें मिलकर उम्मीदवारों के मन में एक गहरी निराशा पैदा कर रही थीं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एक खास परीक्षा थी, फेज 13 एसएससी एलिजिबिलिटी परीक्षा। उसमें तो तकनीकी गड़बड़ियों की जैसे झड़ी सी लग गई। जरा सोचिए, उम्मीदवार परीक्षा देने जाएं और पता चले परीक्षा अचानक रद्द। कहीं सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया, कहीं बायोमेट्रिक पहचान वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया। कुछ उम्मीदवारों को तो गलत परीक्षा केंद्र ही दे दिए गए। ये तो मतलब किसी बुरे सपने जैसा है। एक एक परीक्षा के लिए सालों की मेहनत लगती है और ऐसी गड़बड़ियां तो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये जो अलग-अलग शिकायतें हैं, ये महज तकनीकी या प्रशासनिक खामियां नहीं हैं। ये एक बड़ी और ज़्यादा गहरी समस्या की तरफ इशारा करती हैं। इन सभी शिकायतों के मूल में अगर आप देखें, तो आपको पारदर्शिता, जवाबदेही और पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक बुनियादी सुधार की मांग दिखेगी। ये सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी या कुछ अधिकारियों की लापरवाही का मामला नहीं लगता। ये दिखाता है कि शायद सिस्टम में ही कहीं कोई बुनियादी खराबी है और इसका असर बहुत सीधा और गंभीर होता है। ये तकनीकी दिक्कतें, ये देरी, ये गलतियां, ये सिर्फ असुविधा नहीं है। ये लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनकी सालों की मेहनत, उनके परिवारों की उम्मीदें सब दांव पर लग जाती हैं। जब मेरिट लिस्ट में महीनों या सालों की देरी होती है, तो एक उम्मीदवार की उम्र निकल सकती है, मौके हाथ से छूट सकते हैं। जब प्रश्न पत्र में गलती होती है, तो पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। तो इसीलिए ये मांग उठ रही थी कि इन प्रणालीगत समस्याओं को जड़ से ठीक किया जाए। तनाव तो होगा ही। उस दिन रामलीला मैदान में पुलिस की क्या भूमिका रही? क्या हालात काबू में रहे या तनाव बढ़ा? शुरुआती रिपोर्ट्स में तो 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात थी। कहीं कहीं उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिशों का भी जिक्र था।
हाँ, पुलिस की कार्रवाई को लेकर खबरें थोड़ी मिली-जुली हैं और परस्पर विरोधी भी, जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े प्रदर्शनों में होता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी मतलब एएपी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। ये खबर टीओआई समेत कई जगह रिपोर्ट हुई। ये गंभीर आरोप था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों का बिल्कुल खंडन किया है। उनका आधिकारिक बयान था कि प्रदर्शन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज जैसी कोई बात नहीं हुई और केवल 8 से 10 लोगों को वो भी बहुत थोड़े समय के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक ये वो लोग थे जो प्रदर्शन स्थल से हटकर संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस का ये पक्ष भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। तो यहाँ हमारे पास दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों और एक राजनीतिक दल का आरोप, दूसरी तरफ पुलिस का खंडन। हमारे लिए ये बताना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी रख रहे हैं जो हमारे स्रोतों में है। हम किसी एक पक्ष के दावे की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे हैं। और ये स्थिति अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है कि ऐसी घटनाओं में जहां जमीनी हकीकत, लोगों के अनुभव, राजनीतिक आरोप और आधिकारिक बयानों में इतना फर्क हो, तो सच का पता कैसे लगे? मतलब ये जो परस्पर विरोधी सूचनाएं हैं, इनके दौर में सही जानकारी तक पहुंचना और उसका सत्यापन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पारदर्शिता की कमी इस कन्फ्यूजन को और बढ़ा देती है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार तो था नहीं जब एसएससी के मुद्दे पर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा हो और पुलिस से टकराव हुआ हो। इसी साल 2025 में ही 31 जुलाई को भी दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। तब भी लगभग यही मुद्दे थे, परीक्षा में धांधली के आरोप, देरी, सिस्टम में सुधार की मांग। और तब भी पुलिस कार्रवाई हुई थी, लोग हिरासत में लिए गए थे और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बहस छिड़ी थी। तो ये 24 अगस्त का प्रदर्शन उस कड़ी की एक अगली और शायद ज्यादा बड़ी घटना थी। ये एक तरह से दिखाता है कि विरोध और प्रशासन की प्रतिक्रिया का एक पैटर्न सा बन गया है, जो बार बार दोहराया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। इस बार भी सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को हवा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है ना। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या चल रहा था? बिल्कुल, सोशल मीडिया इस पूरे आंदोलन का एक तरह से आप कह सकते हैं नर्व सेंटर बन गया था। #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC सिस्टम सुधारो, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग्स नेशनल लेवल पर ट्रेंड करने लगे। हजारों की संख्या में छात्र अपना गुस्सा, अपनी परेशानियां, अपनी मांगें पोस्ट लिख रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे। ये सिर्फ अपनी भड़ास निकालना नहीं था, ये एक तरह से संगठित होने और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने का जरिया बन गया था। हाँ, कुछ खास तरह के वीडियोस थे जो बहुत तेजी से वायरल हुए और उन्होंने लोगों की राय को बहुत प्रभावित किया। इनमें कथित तौर पर ऐसे वीडियोस शामिल थे जिनमें दिखाया जा रहा था कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, या उन्हें कोई सजा दी जा रही है, या फिर प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाया जा रहा है। हालांकि इन वीडियोस की सच्चाई पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भावनात्मक रूप से लोगों को बहुत झकझोरा। इन दृश्यों ने आम लोगों में भी सहानुभूति और गुस्सा पैदा किया और आंदोलन के प्रति समर्थन बढ़ाने में मदद की। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सोशल मीडिया ने यहाँ कई भूमिकाएं निभाईं। पहला, इसने शिकायतों को एक बड़ा मंच दिया जो शायद ट्रेडिशनल मीडिया में उतनी जगह नहीं पा रही थी। दूसरा, इसने देश भर में फैले हुए उम्मीदवारों को एक दूसरे से जुड़ने और संगठित होने में मदद की। तीसरा, इसने आम जनता और पॉलिसी बनाने वालों तक छात्रों की आवाज पहुंचाई। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल युग में जमीनी आंदोलन और ऑनलाइन एक्टिविज्म एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब आधिकारिक रास्ते बंद महसूस होते हैं तो सोशल मीडिया ही अपनी बात रखने का सबसे असरदार तरीका बन जाता है। अब जरा इस पूरे मामले की जड़ में चलते हैं। ये जो गुस्सा और हताशा 24 अगस्त को रामलीला मैदान में दिखी, क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कुछ समय से वजह पनप रही थी? सोर्सेस क्या बताते हैं इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल अचानक नहीं था, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया जुलाई के प्रदर्शनों की तरफ। ये असंतोष काफी समय से था। स्रोत बताते हैं कि हाल के दिनों में एसएससी की परीक्षा प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे और शायद उन बदलावों को ठीक से लागू नहीं किया गया या उनके बारे में उम्मीदवारों को सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे भ्रम और नाराजगी बढ़ी। किस तरह के बदलावों की बात हो रही है? कुछ आइडिया है? एक बड़ा बदलाव जिसका जिक्र मिलता है वो है परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी यानी वेंडर का बदलना। एसएससी ने अपनी परीक्षाएं करवाने के लिए पहले किसी और कंपनी की सेवाएं लेती थी, जिसे हटाकर एक नए वेंडर को लाया गया है।
अब जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि क्या नए वेंडर के पास इतने बड़े पैमाने पर इतनी जटिल परीक्षा प्रक्रिया को संभालने की पूरी क्षमता और अनुभव था? क्या ये बदलाव ठीक से हुआ, स्मूथली हुआ? क्या ये महज एक संयोग है कि नए वेंडर के आने के बाद ही ये तकनीकी समस्याएं जैसे सॉफ्टवेयर क्रैश होना, बायोमेट्रिक फेल होना इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर नए वेंडर को इन समस्याओं का कारण नहीं बताते हैं, लेकिन जिस तरह से ये समस्याएं सामने आई हैं उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वेंडर बदलने की प्रक्रिया में पूरी जांच पड़ताल और तैयारी की गई थी? वेंडर बदलने के अलावा और भी कोई बदलाव थे? आप परीक्षा के पैटर्न यानी तरीके में भी कुछ बदलावों का जिक्र मिलता है। अब ये बदलाव क्या थे, उनकी पूरी डिटेल हमारे स्रोतों में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन बदलावों से भी उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग खुश नहीं था या उन्हें लेकर कंफ्यूजन था। कई बार जब परीक्षा पैटर्न बदलता है तो उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पूरा समय या साफ दिशा निर्देश नहीं मिल पाते, जिससे उनमें असुरक्षा और नाराजगी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी का मामला नहीं था, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल बदलावों और उनके लागू करने के तरीके से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल, और इन सब चीजों ने मिलकर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की विश्वसनीयता, उसकी साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एसएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना लेकर इसकी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके लिए एसएससी का मतलब है निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर चयन का अवसर। लेकिन जब बार बार ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं, पेपर लीक की खबरें आती हैं, रिजल्ट में बेवजह देरी होती है, तो इस भरोसे को गहरी ठेस पहुंचती है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि यह सिर्फ कुछ हजार नौकरियों या कुछ नाराज उम्मीदवारों का मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश की सरकारी भर्ती प्रणाली की सेहत और उसमें जनता के विश्वास से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। अगर देश की प्रमुख भर्ती एजेंसी ही अपनी विश्वसनीयता खो देगी तो इसका असर लाखों युवाओं के मनोबल पर पड़ेगा। हो सकता है कि वे पूरी व्यवस्था से ही निराश हो जाएं। इसका लंबा असर यह हो सकता है कि टैलेंटेड युवा सरकारी नौकरियों की तरफ आने से कतराने लगे, जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ फौरी समस्याओं का समाधान नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गहरे प्रणालीगत सुधार की थी जो एसएससी जैसी संस्थाओं की खोई हुई साख को बहाल कर सके और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह और समय पर पूरा करने वाला बना सके। वाकई ये पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए एक बार फिर से इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देख लेते हैं। जरूर। हमने बात शुरू की 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विशाल एसएससी विरोध प्रदर्शन से, जिसे छात्र महाआंदोलन कहा गया। इसमें देश भर से छात्र और शिक्षक शामिल हुए। खासतौर पर नीतू मैम और आदित्य रंजन सर जैसे शिक्षकों की भागीदारी अहम रही। प्रदर्शनकारियों की मुख्य शिकायतें थीं परीक्षा संचालन में भारी कुप्रबंधन, जिसे प्रवंचना भी कहा गया। इसमें प्रशासनिक विफलताएं, प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी में गलतियां और मेरिट लिस्ट में देरी शामिल थीं। इसके अलावा फेज 13 परीक्षा में गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां जैसे सॉफ्टवेयर क्रैश और बायोमेट्रिक फेलियर बड़े मुद्दे थे। और इन सब के मूल में थी पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रणालीगत सुधार की मांग। हमने पुलिस कार्रवाई पर जो अलग अलग रिपोर्ट्स आईं, उनका भी जिक्र किया। एक तरफ एएपी ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए केवल कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात कही। ये विरोधाभास दिखाता है कि सूचना का सत्यापन कितना मुश्किल हो सकता है। हमने ये भी देखा कि कैसे सोशल मीडिया, खासकर हैशटैग्स जैसे एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो और कथित दुर्व्यवहार के जो वायरल वीडियोस थे, उन्होंने जागरूकता फैलाने, लोगों को जोड़ने और जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में हमने समझा कि ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, बल्कि एसएससी में हाल में हुए बदलावों जैसे नई परीक्षा वेंडर को लाना और परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन से जुड़े व्यापक असंतोष का नतीजा था। इन घटनाओं ने एसएससी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और एक ऐसे प्रणालीगत सुधार की मांग को तेज कर दिया है जो भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और भरोसेमंद बना सके। इसका असर सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं, बल्कि सरकारी भर्ती संस्थाओं में जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। धन्यवाद। ये वाकई एक विस्तृत और बहुत अहम चर्चा रही। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे तकनीकी गड़बड़ियां इस पूरे विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा कारण बनी। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं और ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती जा रही हैं,
भविष्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? क्या तकनीक इन समस्याओं का समाधान है, या वो अपने आप में नई तरह की परेशानियां और शायद धांधली के नए रास्ते भी पैदा कर सकती है? इस पे जरूर सोचिएगा।